Hi guys, welcome to my YouTube channel. दोस्तों थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग योर व्यूज़ जैसे आप कमेंट्स करते हो मेरी वीडियोस पे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वक्त पे मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला था वो थे जो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे जैसे ही वो अपलोड होते हैं ई कोर्ट्स ऐप में या मुझे कोर्ट से मिलते हैं, मैं आपको वो शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में इंटरिम कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स हैं जिनको मैं आपको अभी रीड आउट करूंगा, आपको पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा गया और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि कोर्ट के लिए भी मैंडेटरी होती है कि जिसकी वजह से उस ऑर्डर को आगे चैलेंज ना किया जा सके। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इन ऑर्डर्स की कॉपी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ऑर्डर की कॉपी आपको भेज दूंगा। मेरे एडवोकेट ने मुझे कहा है कि अभी के लिए मुझे इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं रखना चाहिए, वैसे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही होती है लेकिन अगर उसने कहा है तो फिर आई थिंक कि लेट अस फॉलो दिस अप्रोच कि आप मुझे ईमेल मेरे इस कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको अपनी जो है ऑर्डर्स की कॉपी जो है वो आपको भेज दूंगा। और आपको अगर आपको ऑर्डर्स की कॉपी के लिए कुछ दूसरे तरीके से तो मेरे यहाँ पे जो सामने आपके ईमेल आईडी आ रही है इस पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ऑर्डर्स की कॉपी इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो इस ऑर्डर को पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डर 26 मार्च 2022 की जो हेयरिंग थी उस पर बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा गया है कि रिप्लाई टू द एप्लीकेशन अंडर 143A, जो भी अक्यूज ने रिप्लाई करना था इसमें वो है लिखा हुआ। दोस्तों पहला पॉइंट जो है इसमें लिखा गया है कि द ऑर्डर शेल डिस्पोज ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। It is alleged by the complainant applicant that the present complaint has been filed by him under section 138 of negotiable instrument act which is non-cognizable, bailable and summary triable in nature, जो कि सभी मतलब ये तो नॉर्मल सा एक स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ता है। Further, it is submitted that as per section 143A of negotiable instrument act, accused be directed to pay the interim compensation to the complainant within 60 days from the date of order, and if the same is not done, the acute hardship will be borne by the complainant as huge amount is to be recovered from the accused yet. He further submitted that if the application is not allowed, the accused will enjoy wrongfully the amount of dishonored check wherein the complainant has already suffered the undue loss on account ऑफ द डिसऑनर ऑफ द चेक एंड नॉन पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया कि कंप्लेनेंट ने क्या क्या लिखा था 143A के अगेंस्ट में, उसने 138 में उसने चेक बाउंस का केस किया था, उसका 143A की एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि अमाउंट जो है अभी रिकवर करने के लिए और इसकी वजह से जो है कंप्लेनेंट को काफ़ी लॉसेस से सफ़र करना पड़ रहा है। उसकी वजह से जो है 143A की जो एप्लीकेशन है जिसमें कि 20% ऑफ द चेक अमाउंट जो है वो एक्यूज को ऑर्डर देना चाहिए, कोर्ट की तरफ से एक्यूज को एक ऑर्डर होना चाहिए जिसमें कि वो 20% जो अमाउंट है वो कंप्लेनेंट को दो। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में था। लेकिन सेकंड पॉइंट में दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स का पॉइंट है जिसमें मेरे काउंसिल ने क्या कहा, उनके काउंसिल ने क्या कहा, कोर्ट ने इस चीज़ को कैसे परसीव किया, ये अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स learned counsel for the complainant submitted that the check in question is pertaining to rupees 7 lakhs, which is a huge amount, and due to dishonoring of the present check, much hardship has already been done to the complainant. All the contentions so alleged by the complainant applicant are duly supported with the affidavit admitting to the truthfulness of the facts alleged in the same. तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि दोस्तों जो भी फर्स्ट पैराग्राफ में था कि जो फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है उसकी वजह से आपको काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि जो अमाउंट है 7 लाख का अमाउंट वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो उसको डिसऑनर होने की वजह से कंप्लेनेंट को ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है और हमारी जितनी भी चीज़ें थी वो एफिडेविट के साथ सपोर्टेड थी। अब थर्ड पॉइंट है उनका रिप्लाई किस तरह से आता है, एक्यूज का रिप्लाई क्या आता है। In reply, the accused has denied all the contentions and submitted that the section 143A of the Negotiable Instrument Act is discretionary relief of the court and shall not be invoked to give undue advantage to the complainant where he has come to the court with false and illegal ground and is misleading the court. It is further submitted that the accused has already lodged a complaint against the complainant for the theft of the check which is in question. As complainant himself is wrong, he cannot be allowed to pay any कंपनसेशन इन द प्रेजेंट प्रोविजन। उसमें कहा गया है कि 143A जो है वो एक कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको कंप्लेनेंट को एक अनड्यू एडवांटेज देने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए कोर्ट को, और कंप्लेनेंट को नहीं मिलना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने कंप्लेंट करा रखी है चेक्स के चोरी हो जाने की। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो पुराने वीडियोस में अगर आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको साफ साफ कुछ जजमेंट्स दिए हैं जहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि डिस्क्रिशनरी नहीं है, या तो डायरेक्टरी और मैंडेटरी है ये।
जो भी है, क्योंकि ये मे शब्द को लेकर लॉयर्स बड़ा खेलना चाहते हैं। जो 143A में जो मे यूज़ किया गया है, शैल नहीं है, मे है। लेकिन ये बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है जहाँ पे कहा गया कि डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैंडेटरी है। और ये एक डायरेक्टरी कह सकते हैं आप, उस तरह की नेचर की ये चीज़ें हैं। ये जो 143A है, इसकी जो रिलीफ है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है। और आपने जजमेंट्स में आप उनको रेफर भी कर सकते हैं, और आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट पे कुछ नहीं है, हर्ड रिकॉर्ड्स पर यूज्ड। अब फिफ्थ पॉइंट है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द परयूजल ऑफ द केस फाइल दैट द नोटिस ऑफ एक्यूजिशन वाज पुट टू द एक्यूज्ड ऑन 18th of February 2022, wherein the accused pleaded not guilty and claimed trial. On the same date, the accused moved an application under Section 145(2) of Negotiable Instrument Act, but no specific defense was put forth which accused intend to take against the complainant, except that he stated in the application that the present complaint has been falsely made against him. दोस्तों, इस पांचवें पॉइंट पे कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें ये कहा गया था कि नोटिस ऑफ एक्विजिशन जो है वो कंप्लेनेंट को दिया गया था 18th of February 2022 को, जिसमें उससे रिप्लाई मांगा गया था 143A की एप्लीकेशन के लिए। तो एक्यूज ने जो है सेम डे 145(2) की एप्लीकेशन कोर्ट को दी थी, जिसमें उसने कोर्ट को कहा होगा कि उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं, ये है वो है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनको कोई ऐसी डिफेंस में कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं गई जिसकी वजह से ये पता चल सके कि कंप्लेनेंट ने चेक्स को मिसयूज़ किया है या एक्चुअल में चेक्स लगे हुए हैं या फिर एक्चुअल में चेक्स दिए गए थे। एक्सेप्ट दैट कि एक कोई कंप्लेंट उन्होंने कर रखी है किसी पुलिस स्टेशन में, जिसकी वजह से वो उसको बहाना लेते रहते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये केस जो है उसके अगेंस्ट फॉल्सली बनाया गया है। Even in the reply submitted today, though it has been requested to the court that no interim compensation be directed to be paid by the accused under Section 143A on the ground that the complainant has come up with misleading facts, and that one complaint for the theft of the check of the present check has also been made. However, except the said submission, no document has been annexed with the present reply which could prima facie show the facts so alleged, and further the said reply was not supported by any affidavit. तो बेसिकली दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो भी आपके इन्होंने जो भी इनके जो रिप्लाई में जो चीज़ें कही थी कि कंप्लेनेंट ने मिसयूज़ किया, उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट है, ये है वो है, तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया जिसके कि कोर्ट को ये पता चल सके कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हुई थी। और तीसरी चीज़, कोर्ट को उन्होंने प्रेजेंट रिप्लाई में कोई भी एफिडेविट नहीं लगा के दिया था, जिससे कि ट्रूथफुलनेस जो वो एक तरह से एफिडेविट एक तरह से आपने कोर्ट के सामने वो कर दिया अपनी तरफ से, कसम खा ली कि नहीं ये सच है। ठीक है, ये चीज़ होती है। एफिडेविट को कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा वो जो है वो एफिडेविट के साथ ही जाने चाहिए। तो दोस्तों, इसके आगे लिखा है कि फर्दर द कॉग्निजेंस ऑफ द केस वाज ड्यूली टेकन ऑन 2 अगस्त 2021। 2 अगस्त 2021 में केस को फाइल किया गया था, तो उसमें ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया गया था केस में, कि जिसमें प्राइमा फेसी जो मैंने उनको प्रूफ्स दिए थे कोर्ट को, उससे प्रूव होता है कि बेसिकली केस बनता है। उसमें बेसिकली ये था कि केस चलाने के लिए काफ़ी थे वो प्राइमा फेसी एविडेंस जो थे। देयरफॉर सीइंग द कंटेंशन सो made by the parties, it is a fit case for invoking the powers under Section 143A, wherein the accused is hereby directed to pay 20% of the check amount to the complainant within 60 days from today. तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट को ये लगा कि ये एक फिट केस है जिसमें 143A की जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव किया जाए, जिसमें कि एक्यूज को डायरेक्ट किया गया है 20% ऑफ द चेक अमाउंट पे करने के लिए विद इन 60 days टू द कंप्लेनेंट। और उसके बाद कोर्ट में अपने ऑफिसर्स को कहा गया है, जो वहाँ पे रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, उनको बोला गया है कि वो 20% ऑफ अमाउंट जो कैलकुलेट करके एक्यूज को दे दें उसकी कॉपी जो भी है। नो CW इज प्रेजेंट टुडे। बेसिकली एविडेंस स्टेज थी उस दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एविडेंस हो नहीं पाया, तो उसमें लिखा गया नो कोर्ट विटनेस इज प्रेजेंट टुडे। टाइम पीरियड अलाउड पुट अप फॉर CWs ऑन 1st of June 2022। तो अब 1 जून 2022 को इस केस की जो हियरिंग है वो 1 जून 2022 को। स्टेप्स इफ एनी बी टेकन विद इन 15 days। तो बेसिकली अगर आपको कोई स्टेप्स लेने हैं, किसी को समझ भेजने कोर्ट के थ्रू, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो समझ भेज देने चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इसके आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर्स है इसमें इतनी सारी कहानी क्यों लिखी गई है। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे जो लोअर कोर्ट से इंटरिम कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स होते हैं उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज कर दिया जाता है जहाँ पे आपने कोई रीजनिंग नहीं दी होती, जहाँ पे आपने कोई लॉजिक नहीं दिया होता है कोर्ट ने कि हाँ इसके बेसिस पे मैंने जो है इंटरिम कॉम्पनसेशन का ऑर्डर किया है। अब ये डेफिनेटली उसकी वाइफ जो एक्यूज की जो खुद एडवोकेट है, तो वो खुद अगली कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन इतना इजी नहीं होता इंटरिम कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स को चैलेंज करना, क्योंकि जो ऑर्डर्स की कॉपी है उसमें साफ साफ एक रीज़न भी मेंशन किया गया कि ये हुआ वो हुआ, और जो कोर्ट को लगा उसके अकॉर्डिंगली 20% जो है वो एक्यूज को एक ऑर्डर दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि वो एक्यूज जो 20% अमाउंट जो है उसको कंप्लेनेंट को दे।
तो ये एक जो रीज़न मेंशन करना होता है ना दोस्तों, अगर ये मान लीजिए रिवर्स में गया होता कि मान लो अगर इसमें कोई ऑर्डर्स नहीं किए होते कोर्ट ने, तब भी अगर कोर्ट ने ये रीज़न नहीं दिया होता कि किस रीज़न की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, तो भी हम अपर कोर्ट में जाके इसकी सेशंस में जाके अपील कर सकते थे, जिसमें हम बता सकते थे कि कोर्ट ने कोई रीज़न नहीं दिया है। लेकिन इस जजमेंट में या आपके इस ऑर्डर में बेसिकली जो है वो सारी की सारी डिटेल्स मैंशनड हैं। कोर्ट ने एक प्रॉपर वे में एक डिसीजन दिया है इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए, कि जो कि एक बड़ा ही एनकरेजिंग स्टेप है आई थिंक, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी जो चेक बाउंस के केसेस में फंसे हैं। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ या तो चेक बाउंस आपका हुआ है या फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ है। तो दोस्तों 20% अमाउंट जो है इसको अगर आपको लेना है तो कोर्ट के सामने आपको साफ साफ रखना पड़ेगा अपना केस, उसमें साफ साफ बताना पड़ेगा और एक प्रॉपर रीजनिंग दे दोगे तो आई थिंक 20% ऑफ द अमाउंट जो कोर्ट अप्रूव करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा प्रॉमिसरी नोट के ऊपर और जो एफिडेविट्स होते हैं उसके ऊपर मैं आपसे ज़रूर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता नहीं होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।